CH 21 शिवशक्ति की पूजा, नागराज और शिवी पर फेंका बेलपत्र का जाल। वहीं उन दोनों को शिवशक्ति मंदिर दिखाई दे रहा था तो अपनी नजर को फॉलो करते हुए उस मंदिर की तरफ जाने लगे। वहीं उनके पीछे कोई ऐसा था जो उन दोनों को देख रहा था, खास करके उस शख्स की नजर नागराज पर थी। वहीं शिवी और नागराज मंदिर के आंगन में आ चुके थे। फिर मंदिर के गार्डन में बने एक तालाब में दोनों ने डुबकी लगाई और अच्छे से खुद को साफ किया। फिर दोनों तालाब के बाहर आए तो उन दोनों के पकड़े जो गिले थे अपने आप ही सूख गए। ये सब देखकर शिवी ने मन में कहा, वाह कमाल का जादू है, अपने आप ही कपड़े नए जैसे हो गए। फिर दोनों मंदिर के अंदर चले गए जहां मंदिर के पंडित शिवशक्ति की पूजा कर रहे थे। तो वो दोनों वहां गए और हाथ जोड़ के पूजा में शामिल हो गए। फिर पूजा खत्म होने के बाद पंडित जी ने नागराज और शिवी को देखा और कहा, आपका स्वागत है नागरानी और नागराज, हमने आपकी पूजा का हवन कुंड तैयार रखा है तो वहां चलिए। पंडित जी की बात सुनकर वो दोनों उनके पीछे चले गए। फिर दोनों हवन में आहुति देने बैठ गए। जैसे जैसे पंडित जी ने कहा वैसे वैसे उन दोनों ने आहुति चढ़ाई। फिर आखिर में पंडित जी ने कहा, अब आप दोनों मिलकर शिवशक्ति की आरती करेंगे और उसके बाद दूसरी विधि करनी होगी और आप दोनों को मिलकर शिवशक्ति की आरती भी जानी होगी, नागरानी और नागराज। शिवी, जी पंडित जी। फिर नागराज और शिवी दोनों ने ही एक आरती का थाल पकड़ा हुआ था और वो आरती कर रहे थे और साथ ही साथ आरती गा रही थे और उनके पीछे कुछ साधारण नाग नागिन भी खड़े थे जो हिमालय में रहते हैं और उस मंदिर में रहते हैं। तप त्याग है, वो जल है, वो आग है, आनंद भी है, तांडव भी है। युग युग से बिछड़े हैं और है मिले कर्तव्यों के पथ पर चले। सारी सृष्टि सार है जग का धरती, अंबर बनाए है जो हर दिशा। शिव और शक्ति है साथ में जो सदा, ये प्रेम ज्योति जलाए मन में सर्वदा। जटाओं में गंगाधर शिव ने अपनी उतारी है, जहां जहां शिवा शिवानी है वहां। शिव अघोर है, शक्ति स्वयं पूर्ण है, ऐसा प्रेम डोर है जो टूटे ना। है ये एक दूजे से है, ये एक दूजे में, कुछ ना एक दूजे के है बिना। शिव अघोर है, शक्ति स्वयं पूर्ण है, ऐसा प्रेम डोर है जो टूटे ओ। प्रेम दिखे जब अंतर मन का, मार्ग दिखा दे स्वयं मिलन का। शंभू सती के बंधन ऐसे सदियों से वो एक हो जैसा। एक दूजे में बिलाए एक दूजे की है, लय एक दूजे बिन अधूरे है सदा। कब रोकी है रोक जो सकेगी बाधा, कोई है मिलन ये प्रेम का। दम 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 डमरू धारी शिव, शिवम बटुकनाथ शिवोहम शंकरा। सती सर्वेश्वरी राग रागेश्वरी, शिव की शक्ति शिव की है गगन भरास्ती। सर्वेश्वरी राग रागेश्वरी, शिव की शक्ति शिव की है गगन भरा। युगों युगों की रीत ये युगों युगों से मिल रहे, ऐसा प्रेम का है बंधन पूरा। शिव शून्य शक्ति बिन शक्ति शून्य, शिव बीना है एक रूप अर्धनारीश्वर। शिव अघोर है, शक्ति स्वयं पूर्ण है, ऐसा प्रेम डोर है जो टूटे ना। शिव अघोर है, शक्ति स्वयं पूर्ण है, ऐसा प्रेम डोर है जो टूटे ना। फिर आरती खत्म हुई और फिर पंडित जी ने शिवी को एक मोली दी और कहा, मंदिर के बगीचे में एक चंदन का वृक्ष है, उस वृक्ष पर ये मोली लपेटना है और फिर उस पेड़ की एक डाली भी दौड़कर लानी है आपको। पंडित जी की बात सुनकर शिवी ने चंदन के पेड़ पर मोली लपेटना शुरू किया और फिर उस पेड़ की एक डाल तोड़ ली और मंदिर में चली गई। उसने वो डाल पंडित जी को दे दी। फिर पंडित जी ने उस चंदन की डाल को एक प्रवाही में मिला दिया तो वो एक लेप बन गया और उस लेप को शिवी को देते हुए कहा, ये लेप आपके बहुत काम आएगा। शिवी ने वो लेप ले लिया। फिर पंडित जी नागराज और शिवी को एक का काला धागा बांधते हुए कहा, ये काला धागा आपके रिश्ते की रक्षा करेगा। और फिर नागराज को कुमकुम देते हुए कहा, ये कुमकुम माँ शक्ति को चढ़ाया हुआ है, आप इस कुमकुम से नागरानी की मांग भर दीजिए। और फिर शिवी से कहा, और बाकी बचा कुमकुम अपने पास रखिएगा नागरानी जी।
फिर नागराज ने शिवी की मांग उस पवित्र कुमकुम से भरी। फिर शिवी और नागराज दोनों ने पंडित जी के पैर छुए और आशीर्वाद लिया और फिर उनसे कहा, अब आज्ञा दीजिए हमें जाने की। पंडित जी, सदा खुश रहो और आप दोनों जा सकते हैं। फिर वो दोनों मंदिर से बाहर आ गए तो शिवी ने नागराज से पूछा, हमें वापस जाने के लिए फिर से यह मायावी वन पार करना होगा? नागराज, नहीं, इस मंदिर से दूसरा रास्ता भी निकलता है जो नागलोक तक पहुंचता है। शिवी, सिर्फ 2 रास्ते हैं, कोई तीसरा रास्ता नहीं है। नागराज, हाँ, सिर्फ 2 रास्ते हैं, तुम्हें तीसरे रास्ते की क्या जरूरत? और वैसे भी तुम तो उस मायावी वन में कितनी बार खो चुकी हो, अगर हम तुम्हारे साथ नहीं होता तो पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रही होती। नागराज की बात सुनकर शिवी ने मन में कहा, हाँ बिल्कुल सही, आपके साथ हूँ इसलिए तो यहाँ हूँ, और नहीं होती तो न यहाँ होती, न आपके साथ उस मायावी वन में जाना पड़ता। लेकिन किस्मत के आगे क्या ही कर सकते हैं, ओह मेरी फूटी किस्मत। नागराज ने शिवी को सोचते हुए देखा तो कहा, एक तो यहाँ हमने तुम्हारी जान बचाई और उल्टा हमें ही मन गाली दे रही हो, शर्म नहीं आती अपने पति को गाली देते हुए? शिवी, मैं आपको गाली नहीं दे रही थी, मैं बस ये सोच रही थी कि आपके साथ कोई कैसे रह सकता है, लेकिन मैं रह रही हूँ। ये बात सुनकर नागराज शिवी को घूरने लगे और फिर कहा, ज्यादा सोचना बंद करो और आगे चलो। उसके बाद वो दोनों मंदिर से निकलकर हिमालय की पहाड़ियों से जाने लगे। तभी अचानक से नागराज और शिवी पर किसी ने बेल पत्र से जड़ा हुआ जाल फेंका, और उस जाल के फेंकने से शिवी को तो कुछ नहीं हो रहा था, वो बस उस जाल से निकलने की कोशिश कर रही थी। वहीं नागराज को बहुत दर्द हो रहा था उस जाल की वजह से, क्योंकि उस जाल में बेल पत्र लगे हुए थे, जिसकी वजह से उनके शरीर की चमड़ी जल रही थी और उन्हें दर्द हो रहा था। कौन है ये शख्स जिसने नागराज और शिवी पर जाल फेंका है? क्या ये कोई इंसान है या नाग या नागिन? डन। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट। CH22 नागमणि को चुराना है। वहीं नागराज को उस बेलपत्र से उनके शरीर में जलन हो रही थी और शिवी उस जाल से निकलने की कोशिश कर रही थी। फिर उस जगह काले कपड़े पहने और अपना चेहरा मास्क से कवर करके वहां 10-15 लोग आ गए और सारे लोगों के हाथ में एक एक मिट्टी का कटोरा था। उस कटोरे में से धुआं निकल रहा था और उस धुएं की वजह से नागराज और शिवी बेहोश होने लगे थे और फिर बेहोश हो गए। नागराज बेहोश होकर अपने नाग स्वरूप में आ चुके थे, वहीं शिव ऐसे ही बेहोश पड़ी रही। फिर उन काले कपड़े पहले लोगों में से एक शख्स आगे आया और अपने ठेले में से एक बक्सा निकाला और उस बक्से में नागराज को बंद कर दिया। फिर वो उन लोगों ने साथ में शिवी को भी उठा लिया और अपने साथ ले गए। वहीं शाम हो चुकी थी और रात होने वाली थी और एक अंधेरे कमरे में बेसुध सी पड़ी शिवी को धीरे धीरे होश आ रहा था और बड़बड़ा रही थी, बचाओ, निकालो नागराज। फिर उसने अपनी आंखें खोली तो उसे अपना सिर भारी भारी लग रहा था। उसे अभी भी थोड़े थोड़े चक्कर आ रहे थे और उसने अपने आसपास देखा तो सिर्फ वहां अंधेरे और सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं था। उस अंधेरे में वो अपने आप को भी नहीं देख पा रही थी, उसे सब कुछ काला काला नजर आ रहा था। फिर उसने अपना सिर पकड़कर कहा, हे भगवान, मैं कहाँ गई हूँ? मुझे तो अपने घर जाना था, तो मैं यहाँ कैसे आ गई और कब आई? और यहाँ ये सब काला काला क्यों दिख रहा है? क्या मैं अंधी हो गई हूँ या किसी अंधेरी जगह पर हूँ? फिर उसने सोचा और कहा, उस मंदिर से जब निकल रहे थे तब वहाँ किसी ने मुझे पर और नागराज पर जाल फेंका था। फिर वहाँ काले कपड़े पहने कुछ लोग आए थे और वो धुआं फैला रहे थे। उस धुएं की वजह से मैं बेहोश हो गई। फिर क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं है और मैं यहाँ हूँ तो नागराज कहाँ है और वो काले कपड़े वाले लोग कौन थे? मुझे यहाँ निकलना होगा। फिर वापस शिवी ने कुछ सोचकर कहा,
एक मिनट, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मैं यहाँ से निकलकर सीधा अपने घर जाती हूँ और नागराज मुझे ढूंढे उससे पहले यहाँ से भागना होगा ताकि वो मुझे वापस नागलोक न ले जा सके। अब खड़ी हो जा शिवी और काम में लग जा। फिर शिवी उस अंधेरे कमरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उस कमरे की दीवारों से टकरा जाती थी, फिर गिर जाती थी, लेकिन उसे उस कमरे का दरवाजा नहीं मिला। ये देखकर शिवी ने कहा, मैं किसी कमरे में हूँ और यहाँ कुछ सामान भी नहीं है, क्योंकि होता तो मैं उस सामान से जरूर टकराती, लेकिन मैं तो सिर्फ इन 4 दीवारों से ही टकरा रही हूँ। अरे इस कमरे का डोर कहाँ बनाया है, या कोई सीक्रेट डोर है यहाँ? लेकिन यहाँ तो मैं सब जगह चल चुकी हूँ, कोई लोग भी नहीं है। अब इस कमरे का डोर जमीन में होगा या तो छत पर होगा। हे शिव जी, आपने मुझे कहाँ फंसा दिया? तभी उस कमरे का दरवाजा खुला और कुछ शख्स अंदर आए और उन शख्स ने शिवी के मुंह पर काला कपड़ा डाल दिया और उसे अपने साथ खींचने ले जाने लगे। वहीं शिवी अपने हाथ पैर चला रही थी और चिल्ला रही थी, मुझे छोड़ो, कहाँ लेकर का रहे हैं? मैंने आप सब का क्या बिगड़ा है? फिर वो सब शिवी को एक बड़े कमरे में लेके गए जहाँ सबने काले कपड़े ही पहने थे। फिर शिवी के चेहरे पर से काला कपड़ा हटा दिया और उन शख्स शिवी को धक्का देते हुए जमीन पर फेंक दिया, और जैसे ही शिवी जमीन पर गिरी तो उसके मुंह से आह निकल गई और उसके हाथ छिल गए। फिर शिवी के आंखों में आंसू आ गए और उसने सामने देखा, जहां काला मुखौटा पहने कुछ लोग सामने खड़े थे, और वो वही लोग थे जिन्होंने उसे और नागराज को बेहोश किया था। फिर उसमें से एक शख्स आगे आया और शिवी के बालों को पकड़ा और कहा, तुम एक इंसान हो तो उस इच्छाधारी नाग के साथ क्या कर रही थी? शिवी ने डरते डरते कहा, वो मैं उनके साथ कुछ नहीं कर रही थी, मैं बस वहां से जा रही थी और अपने मुझे पकड़ लिया। तभी उस काले मुखौटे वाले शख्स ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, झूठ, मैंने खुद देखा तुम्हें उस नाग के साथ पूजा करते हुए और कह रही हो कि मैं कुछ नहीं कर रही थी। पता क्या रिश्ता है तेरा उस नाग के साथ? शिवी ने डरते डरते और रोते रोते ये शख्स को सब कुछ बता दिया जो नागलोक में हुआ था। उसकी ये बातें सुनकर उस शख्स की आंखों में चमक आ गई। फिर वो शख्स अपने साथियों के साथ डिस्कस करने लगा। फिर उसने शिवी को खड़ी किया और कहा, हमें पता नहीं था कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ है, वरना हम सब ऐसा शुरू कभी नहीं करते। शिवी को उन सब की बात समझ नहीं आई और उसने कहा, ये आप क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर उस शख्स ने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहा, वो हम तुम्हें या ये नाग को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं पकड़ा है, हम तो बस हमारी कीमती चीज जो इन नागों ने हम इंसानों से ले ली है वो चीज लेने के लिए हमने तुम दोनों को पकड़ा था। शिवी, कौन सी चीज? उस शख्स ने कहा, वो चीज सबसे नायाब है, कीमती हीरो की तरह उसकी चमक है। वो चीज किसी को मिल जाए तो उसका भाग्य खुल जाए, उस चीज को छूते ही हर दर्द गायब हो जाए, और वो चीज है नागमणि। ये सुनकर शिवी ने तुरंत कहा, लेकिन नागमणि तो शिव जी ने नागों को भेंट में दी है अपनी रक्षा के लिए, तो वो उनकी हुई तो इंसानों की कैसे हुई? उस शख्स न रोते हुए कहा, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, वह नागमणि उन नागों की है, लेकिन वो उसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं, और शिव जी ने वो नागमणि सिर्फ अपनी रक्षा के लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी दी है। लेकिन ये खुदगर्ज नाग नागिन वो सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो नाग नागिन उस नागमणि से कितने इंसानों की मदद कर सकते हैं? शिवी, वो इंसानों की कैसे मदद कर सकते हैं? उस काले मुखौटे वाले शख्स ने कहा, उस नागमणि के छुटे ही हमारी सारी चोटें ठीक हो जाएगी, उस नागमणि से बड़ी बीमारी ठीक कर सकते हैं। तो सोचो वो नागमणि हम इंसानों के पास होती तो कितना फायदा होता। उस शख्स की बात सुनकर शिवी सोचने लगी। अब वो उस शख्स की बातों में फंस रही थी। फिर कहा, तो आपको नागराज के पास से नागमणि मिली? काले मुखौटे वाला शख्स, नहीं, उस नाग के पास तो कोई नागमणि नहीं है। शिवी, तो अब आप उस नागमणि को कहाँ ढूंढेंगे? काले मुखौटे वाला शख्स, हम नहीं ढूंढेंगे, तुम ढूंढोगी। उस शख्स की बात सुनकर शिवी चिल्लाई, क्या
मैं कैसे वो नागमणि ढूंढूंगी? काले मुखौटे वाला शख्स, ये काम तुम ही कर सकती हो क्योंकि तुम नागलोक में जा चुकी हो और वहाँ तुम्हें सब नागरानी की पहचान से जानते हैं। तुम वहाँ के नागराज की पत्नी हो तो तुम कहीं भी आ जा सकती हो, तुम कुछ ले सकती हो, तुम नागमणि भी ले सकती हो और तुम पर कोई शक भी नहीं करेगा। शिवी, लेकिन मुझे वहाँ नहीं जाना है, मुझे अपने घर जाना है, सोमनाथ जाना है। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैं वहाँ अब नहीं जा सकती। आप ऐसा कीजिए कि जब नागराज को आप छोड़ दे तब आप उनका पीछा कीजिए और ये गुफा से नागलोक में आप पहुँच जाइए और नागमणि ले लीजिए। और आपने तो कैसे उस धुएं से नागराज को बेहोश कर दिया, तो आप उस धुएं से बाकी नागों को भी बेहोश कर दीजिए और फिर नागमणि चुरा लीजिएगा। काले मुखौटे वाला शख्स, अगर ये इतना आसान होता तो हम सब कब का नागमणि ले आते, लेकिन जितना ये सोचने में आसान है उतना है नहीं। और उस धुएं से हम सबको कैसे बेहोश करेंगे? नागलोक कितना बड़ा है और वहाँ सैकड़ों नाग नागिन होंगे और उन्हें बेहोश करने के लिए कितना सारा धुआं चाहिए, वो भी एक ही समय पर, और ये इम्पॉसिबल है। और हम नागराज का पीछा करेंगे तो वो महसूस कर लेंगे और रास्ते में ही हमें मार देंगे, इसलिए ये काम तुम्हें ही करना होगा। और जब तुम नागमणि चुरा लोगी तो तुम नागलोक से निकल जाना और फिर वो नागमणि हम दे देना और फिर अपने घर चले जाना। उनकी बात सुनकर शिवी सोचने लगी, कौन है ये काले कपड़े वाले शख्स जिन्हें नागमणि चाहिए? क्या शिवी नागमणि चुराने के लिए वापस नागलोक जाएगी या नहीं? डन। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट। CH23 नागराज की बाहों में शिवी। वहीं शिवी ने सोचकर कहा, ठीक है, अगर नागमणि से इंसानों की इतनी सारी मदद की जा सकती है तो मैं नागमणि चुराऊंगी। काले मुखौटे वाला शख्स, ये हुई ना बात। शिवी, ये सब तो ठीक है लेकिन मैं वहाँ ऐसे कैसे जाऊंगी? आपने तो नागराज को छोड़ा फाई नहीं है, और छोड़ोगे तो उन्हें हम पर शक नहीं हो जाएगा कि हम मिले हुए हैं? काले मुखौटे वाला शख्स, नहीं, उसे कुछ पता नहीं चलेगा और अभी वो उस बक्से में बंद है और उसके आसपास बेलपत्र भी बांधे हुए हैं, तो उसकी शक्तियां भी काम नहीं करेगी। और अब हम जैसा जैसा तुम्हें कहेंगे तुम वैसा वैसा करना। शिवी, ठीक है लेकिन मुझे करना क्या है? फिर उस शख्स ने उसे कुछ बताया, उस हिसाब से शिवी लेट गई। फिर उस काले कपड़े पहले शख्स दूसरे कमरे में और ऐसे बक्से को रखा जैसे उसमें में से आसानी से नागराज बाहर आ जाए। फिर वो उस कमरे में आ गए जहां शिवी है। वहीं बक्से पर से बेलपत्र हटते ही नागराज को होश आने लगा और उन्होंने अपनी शक्तियों से उस बक्से का ढक्कन खोल दिया और उसमें से बाहर आए और आसपास देखा तो अपने आप को किसी कमरे में देखा। फिर उसने कहा, ये हमें कहाँ लेकर आ गए और सोनमणि कहाँ है? ये कहकर उस कमरे से वो बाहर आए और उन्होंने आसपास देखा। फिर उनके कान में एक आवाज आई, कृपया हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, हमें छोड़ दीजिए। फिर उस आवाज का पीछा करते हुए उस हॉल में गए जहां शिवी उन काले कपड़े वाले शख्स के साथ थी। फिर उन्होंने झांक कर देखा, वहां तो शिवी एक टेबल पर लेटी हुई थी और उसे बेलपत्र की रस्सियों से बांधा गया था। वो रो रही थी, चिल्ला रही थी और ऐसे नाटक कर रही थी कि जैसे उसे उस बेलपत्र की रस्सियों से जलन होती हो, और वहीं काले कपड़े पहने वह लोग शिवी को काटने की एक्टिंग कर रहे थे। फिर उस काले मुखौटे वाले शख्स ने कहा, तुम्हें यहाँ कोई नहीं बचा सकता और अब तेरी बलि हम चढ़ा के रहेंगे। इतना कहकर वो उस तलवार से शिवी पर प्रहार करने वाले थे, उससे पहले नागराज वहां आ गए और अपनी चुंबकीय शक्ति से काले मुखौटे वाले शख्स के हाथ को रोक लिया और फिर उसे शिवी से दूर कर दिया। वहीं सबने जैसे ही नागराज को देखा वैसे वह सब उन प्रहार करने आगे आ गए, लेकिन उससे पहले नागराज ने अपने मुंह से जहरीला धुआं निकाला जिसकी वजह से वहां का हर शख्स बेहोश होने लगा और उनके साथ शिवी भी बेहोश होने लगी, क्योंकि वह भी एक इंसान थी इसलिए उस पर भी जहरीले धुएं का असर हो रहा था।
फिर वहां धुआं धुआं हो गया और नागराज ने अपनी तलवार से उन रस्सियों को काट लिया कर बेहोश शिवी को अपनी गोद में उठा लिया और वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद धुआं कम हो गया और उस काले मुखौटे वाले शख्स के साथी ने उसे कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह लड़की हमारा काम करेगी? काले मुखौटे वाला शख्स: हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि यह लड़की हमारा काम करेगी, क्योंकि उसे हमारी बातों पर यकीन है, और दूसरी बात ये बहुत अच्छी और भोली है, इलाई आसानी से मान गई। साथी: और हमारा काम ही जाएगा तो इस लड़की का क्या करेंगे? काले मुखौटे वाला शख्स: जैसे ही वह हमारा काम करेगी हम उसे सीधा उसके शिव जी के पास पहुंचा देंगे और फिर हम राज करेंगे इस दुनिया पर। इतना कहकर वो हंसने लगा और उसके साथ बाकी लोग भी हंसने लगे। वहीं दूसरी तरफ नागराज शिवी को अपनी गोद में उठाए तेज तेज चल रहे थे और फिर एक जिल के पास रुक गए और शिवी को गोद में लेकर वहां बैठ गए और फिर उनकी नजर शिवी के मासूम से चेहरे पर पड़ी। तो आज वह पहली बार शिवी को इतना करीब के ध्यान से देख रहे थे। हिमालय की ठंड की वजह से उसका चेहरा सफेद पड़ गया था और उसके गाल कश्मीरी सेब की तरह लाल लाल हो गए थे और उसके वो होठ जो इस वक्त ठंड की वजह से गुलाबी से लाल हो गए थे, बिल्कुल लाल रंग के गुलाब की तरह, और उसकी घनी पलकों वाली आंखें बंद थी अभी और ललाट पर एक लाल रंग बिंदी लगी हुई थी और मांग में लाल रंग का कुमकुम उसके सुंदर चेहरे को और भी मोहक बना रहा था। वहीं नागराज एकटक शिवी के चेहरे को घूर रहे थे, फिर वो वापस उठे और शिवी को गोद में लिए तेज तेज चलने लगे और इसी के साथ वहां बैकग्राउंड म्यूजिक यह चल रहा था। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन, जिंदगी की शाख से लूं कुछ हंसी पल मैं चुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन, दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन, जिंदगी की शाख से लूं कुछ हंसी पल मैं चुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन, जो भी जितने पल जीऊं उन्हें तेरे संग जीऊं। वहीं अब सुबह हो चुकी थी और नागराज शिवी को गोद में उठाए नागलोक के अपने राज्य नागेश में आ चुके थे और अभी तक शिवी को होश नहीं आया था। तभी शिवी को धीरे धीरे होश आने लगा और उसने अपनी खोली तो सामने नागराज खड़े थे। नागराज को देखकर उसे वो सब कुछ याद आया जो बेहोश होने से पहले हुआ था। तभी शिवी ने अपने मन में कहा, सही कहा था उन काले कपड़े वालों ने, इन नागों को सिर्फ अपनी पड़ी होती है, दूसरी प्रजातियों के लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। तभी तो इन्होंने अपनी और मेरी नहीं सोनमणि यानी एक नागिन को जान बचाने के लिए कितना जहरीला धुआं फैलाया, जिसकी वजह से हम जैसे इंसानों को कितना नुकसान हुआ। और अगर इन्हें पता होता कि मैं नागिन नहीं बल्कि एक इंसान हूँ तो ये मुझे तुरंत मार देते। फिर उसे ये महसूस हुआ कि वह नागराज की गोद में है तो वो गोद से उतरने की कोशिश करने लगी। तभी नागराज ने कहा, पूरे 4 पहर से हमारी गोद में रहकर सो रही थी और अब जब जाग गई हो तो उतरने की कोशिश कर रही हो ताकि सबको पता सको कि तुम कितना चक्कर आई हो। शिवी ने गोद से उतरते हुए कहा, मैंने आपको नहीं कहा था कि मुझे गोद में उठाकर यहाँ लेकर आए? आपको इंतजार करना चाहिए था मेरे होश में आने का, फिर उसके बाद हम साथ में यहाँ चलकर आते। नागराज, तो 4 पहर तक वहाँ हिमालय में रुकते तो हमारी हालत कैसी हो जाती तुम्हें अंदाजा भी है। शिवी, तो वो जहरीला धुआं मैंने आपको निकालने के लिए कहा था जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गई। नागराज, तो वहां से तुम्हें छुड़ाता कैसे वो लोग? तुम्हें काटकर पता नहीं क्या क्या परीक्षण करते तुम्हारे शरीर के साथ। शिवी, तो आपको दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए था। नागराज, जैसे को तैसा मैंने किया है। उन लोगों ने हमें धुआं सुंघाकर मूर्छित किया तो मैंने भी उन सब को धुआं सुंघाकर मूर्छित किया और उस धुएं का असर तुम हो गया तो वो तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुम्हें इतना सारा बेलपत्र का रस नहीं पीना चाहिए था। उनकी बात सुनकर शिवी ने कुछ नहीं कहा और उनके साथ राजमहल की ओर चलने लगी। डान।
प्लीज लाइक शेयर कमेंट। CH-24 शिवी की शोक सभा। वहीं नागराज और नागरानी राजमहल पहुंच चुके थे। राज परिवार के सारे लोग उनका स्वागत कर रहे थे। फिर सब अंदर जाने लगे, तभी शिवी को चक्कर आने लगे और वो नीचे गिरने वाली थी। उससे पहले ही नागराज ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसे लेकर सीधा अपने कमरे में ले गए और उसे बेड पर लेटाया। उसके बाद वहां अवंतिका देवी आ गई और उन्होंने चिंतित होते हुए कहा, वत्सु क्या हुआ है सोनमणि को? नागराज, ज्यादा कुछ नहीं, लगता है 3 दिनों तक कुछ खाया नहीं था, इसलिए इसे चक्कर एक गए। आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, ये ठीक हो जाएगी। अवंतिका देवी, ठीक है, हम चलते हैं और उसके लिए नींबू पानी और भोजन लाते हैं। इतना कहकर वो चली गई और उसके बाद उस कमरे में सिर्फ नागराज और शिवी ही थे। फिर नागराज शिवी को देखने लगे और उसके चेहरे को घूरते हुए कहा, तुम कितनी कमजोर हो, इतनी जल्दी बेहोश भी हो जाती हो। वहीं दूसरी तरफ वो काले मुखौटे वाले शख्स आपस में बातचीत कर रहे थे। उन काले मुखौटे वाले शख्स में से उनका मुखिया ने कहा, बहुत जल्द ही हमारे हाथों में नागमणि होगी और फिर हम इस पूरी दुनिया में राज करेंगे। हाँ हाँ हाँ, इतना कहकर जोर जोर से हंसने लगा। फिर उसके एक सेवक ने कहा, लेकिन मालिक, क्या वो लड़की सच में हमारा काम करेगी और वो नागमणि को ला पाएगी? और बीच में उसका मन परिवर्तन हो गया तो? मुखिया, तुम अपनी बकवास बंद करो, जब मुंह खोलते हो तब अशुभ ही बोलते हो, इसलिए अपने मुंह पर ताला मार कर रखो। और रही बात उस लड़की की, तो वो जरूर हमारा काम करेगी। तुमने देखा नहीं क्या, उसकी शादी नागों के सबसे प्रचलित वंशों में से एक वंश यानी शेष वंश के नागराज के साथ हुई है। तब भी वो उससे अलग होना चाहती है और उसे अपने पद और सत्ता का कोई लालच नहीं है, इसलिए वो मेरा काम जरूर करेगी, क्योंकि उसे अपने घर जल्दी जाना है और जितना जल्दी वो ये काम करेगी उतना जल्दी ही वो अपने घर जा पाएगी। उसकी बात सुनकर सभी काले मुखौटे वाले शख्स ने अपने सिर हिलाए। फिर दूसरे एक सेवक ने कहा, और मालिक, वो लड़की हमें नागमणि लाकर देती है, उसके बाद हम उसे उसके घर जाने देंगे क्या? उस सेवक की बात सुनकर वो मुखिया टेढ़ा मुस्कुराया और अपनी मुंडी उस सेवक तरफ मोड़कर कहा, हाँ बिल्कुल, मैं उस लड़की को उसके घर ही पहुंचा दूंगा स्वर्ग में, क्योंकि वो लड़की जैसे ही हमें नागमणि देगी हम उसे मार देंगे और उसे सीधा स्वर्ग का टिकट दे देंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे रास्ते में आए। और वैसे भी अभी तक तो उस लड़की के माता पिता उसकी याद में तड़प तड़प करार गए होंगे, तो उसे उसके घर पहुंचाने के बजाय सीधा उसके माता पिता के पास ही पहुंचा देना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा और उसके साथ बाकी के काले मुखौटे वाले शख्स भी हंसने लगे। वहीं दूसरी तरफ सोमनाथ में शिवी के घर मातम छाया हुआ था, क्योंकि शिवी पिछले 20 दिनों से गायब थी। उसका कोई अता पता नहीं था, यहाँ तक कि हिमालय के पुलिस ऑफिसर्स ने उसे मृत भी घोषित कर दिया था और ये खबर उसके परिवार तक पहुँचा दी गई थी। इस वक्त पारेख निवास के लिविंग हॉल में शिवी की बड़ी तस्वीर बीचों बीच चेयर पर रखी हुई थी और उस पर माला चढ़ाई हुई थी। उस तस्वीर के आसपास सफेद कपड़े पहने कई लोग बैठे हुए थे और पंडित जी भी वहां थे और वो पूजा कर रहे थे शांति से, जैसे उन लोगों ने मन व्रत लिया हो। उन सबके चेहरे मुरझाए हुए फूल की तरह थे। वो सब आंखें नम किए धीरे धीरे रो रहे थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वहीं उस तस्वीर के पास शिवी के पिता, उसकी छोटी बहन कृषा, उसका छोटा भाई पार्थ बैठे हुए थे और वो धीरे धीरे सिसक रहे थे। उनके पीछे शिवी की कुछ सहेलियां बैठी हुई थी और वो भी शिवी के शोक में डूबी हुई थी। और उनके पीछे शिवी के रिश्तेदार थे और उनके बीच कृष भी बैठा हुआ था और उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थी, क्योंकि वो बहुत रोया था। वहीं पारेख निवास के ऊपर के एक कमरे से किसी औरत के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। फिर वहां पर बैठे हुए पंडित जी ने सबको कहा,
अब शिवी दीकरी की आत्म शांति की पूजा खत्म हो चुकी है, तो आप सब शिवी दीकरी को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। उनकी बात सुनकर सब शिवी को श्रद्धांजलि देने लगे। सबसे पहले शिवी के पिता, भाई और बहन ने शिवी की तस्वीर को फूल चढ़ाए और कृषा और पार्थ दोनों ने अपने मन में कहा, हमसे ऐसी क्या गलती हो गई जो आप इतनी जल्दी हमें छोड़कर चली गई। अगर कोई गलती हो भी गई है तो हमें सजा देती, खुद को क्यों सजा दी। आपको ऐसे हमको छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। आपको पता है हमें ये जिंदगी, ये घर आपके बिना कितना सुना सुना लगता है। ऐसा लगता है जैसे हमारे शरीर का एक हिस्सा हमसे छीन लिया हो, और हमारी आपसे अब एक ही इच्छा है कि आप अभी जहाँ कहीं भी हो खुश रहो। फिर कृष्ण ने शिवी की तस्वीर को फूल चढ़ाए और मन में कहा, क्यों शिवी, क्यों ऐसे अकेले मुझे छोड़कर चली गई। हमारी तो इस साल शादी भी होने वाली थी, तो मुझे बीच रास्ते पर छोड़कर क्यों चली गई। क्या मैंने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी की थी या तुम्हें धोखा दिया था जो ऐसे मुझे छोड़ दिया। और अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो मना कर देती, या अभी नहीं करनी थी हम 2-3 साल बाद करते, लेकिन तुम्हें ऐसे मुझे, अपने परिवार, अपने दोस्तों को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। कम से कम अपने परिवार के बारे में तो सोचना चाहिए था। उनमें से सबका नहीं तो अपनी माँ के बारे में तो सोचना चाहिए था। तुम्हारे जाने के बाद उनका क्या हाल होगा। ये सब वो सोच ही रहा था, तभी ऊपर के कमरे का दरवाजा खुला और एक औरत जिसने सफेद रंग की साड़ी पहनी थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी आंखें लाल लाल थी जैसे वो बहुत रोई हो और अभी भी रो रही हो। उसका चेहरा उतरा हुआ था और फिर वो सीढ़ियों से उतरते हुए, रोते हुए, चिल्लाते हुए नीचे आई और शिवी की तस्वीर के पास आकर शिवी की तस्वीर को जो माला पहनाई थी और उतारकर साइड में फेंक दी और उस तस्वीर को अपने सीने से लगाते हुए रोते रोते कहा, मेरी दीकरी जिंदा है, वो मरी नहीं है। तो क्यों उसकी तस्वीर पर फूल चढ़ा रहे हो और ऐसे तो क्यों रहे हो। और वो जब आएगी और ये सब देखेगी न तो वो बहुत गुस्सा करेगी, इसलिए ये सब मत करो। मेरी दीकरी जिंदा है, मेरी शिवी जिंदा है। ये कहते कहते हुए शिवी की माँ नीचे बैठ गई और उस तस्वीर को सीने से लगाते हुए घुटने मोड़कर वहाँ बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। अब आगे क्या होगा? क्या कभी शिवी के परिवार ये पता चल पाएगा कि शिवी जिंदा है या हमेशा के लिए उसे मरा हुआ ही समझेंगे? डन। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट। CH-25 नागराज और शिवी की पहली किस। वहीं पारेख निवास में शिवी की मौत का मातम छाया हुआ था और उसकी शोक सभा चल रही थी। और फिर शिवी की माँ जोर जोर से चिल्लाकर रो रही थी और कह रही थी कि शिवी जिंदा है, शिवी जिंदा है। तभी उनके पास पार्थ और कृषा आए और उन्हें संभालते हुए उनसे कहा, माँ प्लीज ऐसे मत कहिए, दी जा चुकी है, वो अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए उनकी आत्मा की शांति के हम सब उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे, तो आप भी दी को श्रद्धांजलि दीजिए ताकि दी की आत्मा को शांति मिले और वो जहाँ कहीं भी हो खुश रहे। कृषा और पार्थ की बात सुनकर वो और तेजी से रोने लगी और उन्होंने उन दोनों का हाथ झटक दिया और कहा, तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पप्पा झूठ बोल रहे हैं, यहाँ पर बैठे सभी लोग झूठ बोल रहे हैं। अगर मेरी शिवी को कुछ हुआ होता तो उसका एहसास मुझे सबसे पहले हो जाता, क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ, और शिवी मरी होती तो उसकी लाश मिलती न, और जब तक मैं शिवी को मरा हुआ नहीं देख लेती तब तक मैं नहीं मानूंगी कि शिवी मर चुकी है। इसलिए वो कुछ आगे कह पाती उससे पहले ही कृषा ने उनको बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया तो वो तुरंत बेहोश हो गई। फिर शिवी के पाप मिस्टर पारेख ने कहा, अब जल्दी से अपनी माँ को कमरे में ले जाओ और सुला दो और दरवाजा बंद कर दो।
उनकी बात सुनकर कृषा और पार्थ दोनों ही उनको उठाकर ऊपर के कमरे में ले गए। फिर सब बारी बारी शिवी को श्रद्धांजलि देने लगे और वहीं दूसरी तरफ इन सबसे बेख पर शिवी बेड पर सो रही थी और कोई लगातार उसको घूर रहा था। उनकी घूरती हुई नजरों को देखकर शिवी घबरा गई और बेड से उठने लगी। ये देखकर नागराज ने शिवी की कलाई पकड़ ली और उसे अपने पास खींच लिया। नागराज के अचानक ऐसे खींचने से वो सीधा नागराज के सीने से टकराई और फिर उसने अपना सिर खुजाकर कहा, ओएमजी, सीना है या लोहे की दीवार, कितनी जोर से लगा। और फिर उसने अपना सिर उठा के देखा तो उसकी भूरी नजरें नागराज की काली नजरों से मिल गई और वो दोनों इस वक्त एक दूसरे के बेहद करीब थे। अगर जरा सा भी करीब आते तो दोनों के हाथ जुड़ जाते। वहीं शिवी ने अपने आप को नागराज को इतने करीब वो घबरा गई और अपने मन में कहा, हे भगवान, आज ये इतने करीब क्यों आ रहे हैं, कहीं कुछ करने वाले तो नहीं हैं। वहीं नागराज ने शिवी के चेहरे के भाव को देखते हुए कहा, क्या सोच रही हो तुम, कहीं ये तो नहीं सोच रही कि आज हम दोनों अपनी हदें पार कर देंगे। नागराज की ये बात सुनकर शिवी की आंखें बड़ी हो गई और वो तुरंत बिना कुछ कहे उनसे दूर होने लगी, लेकिन नागराज ने उसे छोड़ा नहीं और उसे अपने और करीब खींच लिया और उसे अपने बाहों में जकड़ लिया। फिर शिवी ने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं, कृपया मुझे छोड़िए और जाने दीजिए। नागराज, क्यों छोड़ना है तुम्हें और जाना कहाँ है तुम्हें, तुम्हारा कमरा तो यही है तो कहाँ जाओगी। शिवी ने घबरा कर कहा, मुझे कुछ काम है इसलिए जाना है, और आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं और मेरे इतने करीब क्यों आ रहे हैं। नागराज ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, मैं तुम्हारे करीब क्यों आ रहा हूँ तो तुम भूल रही हो हम दोनों पति पत्नी हैं और पति पत्नी इतने करीब आते हैं तो तुम्हें ऐसे घबराना नहीं चाहिए। शिवी, वो आज से पहले आप मेरे इतने करीब नहीं आए इसलिए मैंने कहा। नागराज ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसे अपनी काली नजरों से देखने लगे। फिर शिवी ने कहा, आपको आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही नागराज ने उसके नरम होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे किस करने लगे। और वहीं अचानक नागराज के ऐसे किस करने से शिवी को कुछ समझ नहीं आया और उसका दिमाग ब्लैंक हो गया और वहीं बेसुध सी नागराज की बाहों में रही। वहीं नागराज शिवी को बेहद शिद्दत से किस कर रहे थे। उनका एक हाथ शिवी के सिर के पीछे था और दूसरा हाथ उसकी कमर पर था। वहीं थोड़ी देर बाद शिवी होश में आई और वो नागराज से दूर होने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो एक इंच भी हिल नहीं पा रही थी, ना ही अपने होठों को नागराज के होठों से अलग कर पा रही थी। तभी शिवी ने मन में कहा, ये सब गलत है, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए इनके साथ। यह जगह सोनमणि की है और नागराज भी मुझे नागराज समझ रहे हैं, इसलिए मुझे इनके करीब नहीं जाना चाहिए और मैं इनके करीब गई तो कृष जी के साथ भी बेवफाई हो जाएगी और मैं ऐसा कर नहीं सकती। लेकिन एक तरफ से यह गलत भी नहीं है क्योंकि मैं और नागराज पति पत्नी है तो हम करीब आ सकते हैं और नागराज का हक भी मुझे क्योंकि मैं उनकी पत्नी हूँ, लेकिन ऐसे धोखे में रखकर मैं उनके करीब नहीं जा सकती और ना ही मैं कृष जी को धोखा दे सकती हूँ, इसलिए मुझे इनसे दूर होना ही होगा। फिर शिवी ने अपने नाजुक हाथों से नागराज को धक्का देने लगी और अपने चेहरे को घुमाने लगी। वहीं शिवी के ऐसा करने से नागराज इरिटेट हो रहे थे। तभी उन्होंने शिवी के होठों को काटकर छोड़ दिया और जैसे ही शिवी ने अपने होठों को अलग पाया तो वो तेज तेज सांसें लेने लगी और फिर उसे अपने होठों पर दर्द महसूस हुआ और उसके होठों से ब्लीडिंग हो रही थी क्योंकि नागराज ने उसके होठों पर काटा था। वहीं नागराज शिवी को फिर से घूरने लगे और फिर उन्होंने बिना कुछ कहे शिवी की गर्दन पर हाथ रखा और उसके गले पर चूमने लगे और वहीं शिवी अभी भी सांसें ले रही थी और वापस नागराज को दूर करने लगी। डान, क्या नागराज शिवी के साथ अपनी हदें पार कर देंगे या शिवी अपने आप को नागराज से दूर कर पाएगी? प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट।
CH26 नागराज की दीवानी जिनमिनी। वहीं अभी भी नागराज शिवी को किस कर रहे थे, फिर शिवी को छोड़ दिया और कहा, अगली बार जब हम करीब आए तो हमें अपने आप से दूर करने की कोशिश मत करना, क्योंकि कोई मेरे काम दखल अंदाजी करे मुझे पसंद नहीं है। इतना कहकर वो वहां से चले गए। वहीं शिवी बेड पर अकेली लेटी रही और धीरे धीरे सिसकने लगी और अपने आप से कहने लगी, हे शिव जी, मैंने क्या गलत किया था किसी के साथ जो आप मुझे ऐसी सजा दे रहे हैं। जो रिश्ता मेरी मर्जी के बिना हुआ, जो गलत पहचान से बना, जिसे मैं अपनाना नहीं चाहती, वही रिश्ता अब बिना मेरी मर्जी के आगे बढ़ रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर सकती। वहीं दूसरी तरफ तक्षक नागराज सुदीन अपने राजभवन के सिंहासन में बैठे थे और राज कार्य कर रहे थे। तभी वहां उनका सेवक आया और कहा, नागराज, आपकी जानकारी के लिए मेरे पास एक खबर है। नागराज सुदीन, सुनाओ, क्या संदेशा लेकर आए हो? सेवक, नागराज, शेष नागराज और शेष नागरानी दोनों ही उस मायावी वन को पार करके अपनी पूजा खत्म करके वापस अपने राज्य में आ गए हैं। जैसे ही नागराज सुदीन ने उस सेवक की बात सुनी, उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई और उनके हाथ में जो शरबत का ग्लास था वो फेंक दिया तो वो ग्लास के टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर नागराज ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, यह कैसे हो सकता है? वो दोनों उस मायावी वन को कैसे पार कर सकते हैं? वो दोनों हो मायावी वन पार न कर सके, इसलिए मैंने उस जिनमिनी को भी वहां भेजा था ताकि वो उस मायावी वन में रहकर उन दोनों पति पत्नी को जिंदगी भर के लिए वहीं फंसा दे, लेकिन उस तितली ने ऐसा कुछ नहीं किया। ये कहकर वो वापस लाते हुए किसी को बुलाने लगे, जिनमिनी, 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 जहाँ कहीं भी हो जल्दी से आ जाओ यहाँ। लेकिन राजभवन में कोई नहीं आया तो नागराज सुदीन अपने पालतू चिल को चिल्लाते हुए बुलाने लगे, घीमड़ी, 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 जल्दी से उस जिनमिनी को पकड़कर मेरे पास लाओ। नागराज का आदेश सुनकर घीमड़ी बाहर आसमान में उड़ गया और जिनमिनी को ढूंढने चला गया। थोड़ी देर बाद घीमड़ी आया और वो अपने पंजों में एक बड़ी तितली को पकड़कर लाया और उसके पीछे छोटी छोटी बहुत सारी तितलियां आ रही थी। वो बड़ी तितली और उन छोटी तितलियों का रंग स्काई ब्लू और ब्लैक की कॉम्बिनेशन में था। फिर घीमड़ी ने उस बड़ी तितली को छोड़ दिया तो उसके पास वो छोटी छोटी तितलियां भी आ गई और वो सारी तितलियां मिलकर एक लड़की के स्वरूप में बदल गई। उस लड़की ने स्काई ब्लू और ब्लैक के कॉम्बिनेशन के कपड़े पहन रखे थे। उसने एक लंबा गाउन पहना था और दोनों थाई के पास कर लगे हुए थे। उसने पैरों में हाई हिल्स पहनी थी। उसने अपने दोनों हाथों में ब्लैक कलर के ग्लव्स पहने थे। गले में तितली डिजाइन का नेकलेस पहना था। कानों में भी तितली डिजाइन के इयररिंग्स पहने थे। उसके काले बाल खुले थे और बालों में तितली डिजाइन की क्लिप लगाई हुई थी और उसने अपने चेहरे पर हल्का सा मेकअप किया था और वो थी एक इच्छाधारी तितली जो नागराज सुदीन की खास कार्यकारी थी, जो मुश्किल से मुश्किल कार्य करती थी। वो भी नागराज के लिए घीमड़ी की तरह ही थी। और फिर उसने नागराज से कहा, क्या हुआ है नागराज, आप मुझे ऐसे घीमड़ी के हाथों उठाकर क्यों लाए हैं? मैं कितनी शांति से फूलों का रस चूस रही थी, लेकिन आपका ये पालतू मुझे उठाकर ले आया यहाँ। नागराज सुदीन, जिनमिनी, एक तो गलती तुमने की है और अब हमसे जुबान लड़ा रही हो और अनजान बन रही हो कि तुमने कुछ नहीं किया और हमारी शांति भंग करके तुम वहाँ शांति से फूलों का रस चूस रही थी। ये बात उन्होंने चिल्लाते हुए कही थी। जिनमिनी, पहले आप तो यह बताएं कि मैंने किया क्या है, उसके बाद मैं कुछ कहूँ ही। नागराज सुदीन, तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया है। हमने तुमको उस मायावी वन में भेजा था ताकि तुम उस शेष नागराज और उसकी पत्नी को वहां हमेशा के लिए फंसा सको, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया कि जिससे वो दोनों वहां हमेशा किए फंस जाएं, और उल्टा तुम बिना कुछ किए वापस यहां आ गई और मजे से फूलों का रस चूस रही हो। नागराज की बात सुनकर जिनमिनी के होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, तो ये बात है जिसकी वजह से आप मुझसे नाराज हैं, तो आप फिक्र मत कीजिए, अब आपकी नाराजगी बहुत जल्द ही दूर हो जाएगी, क्योंकि मैं अब जो करने वाली हूँ उससे आप बेहद खुश हो जाएंगे।
जिनमिनी की बात सुनकर नागराज सुदीन ने कहा, पहले तो जब तुम्हें काम करने भेजा तो तुम कुछ करके नहीं आई और खाली हाथ आ गई, और अब कह रही हो कि तुम कुछ ऐसा करोगी कि हम खुश हो जाएंगे, तो बताओ क्या करोगी। जिनमिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं क्या करने वाली हूँ ये बाद में बताऊंगी, पहले ये जान लीजिए कि मैंने उन दोनों शेष नागराज और शेष नागरानी को छोड़ क्यों दिया। नागराज, ठीक है, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी आफत आ गई जिसकी वजह से तुमने हमारा काम नहीं किया और हमारे आदेश का अनादर किया। जिनमिनी ने नागराज सुदीन की बात सुनकर अपनी पैरों को मटकाने हुए कहा, तो सुनिए, जैसे ही मैं उस मायावी वन में गई तो उस मायावी वन के मेरे सारे मित्रों ने मेरा सत्कार किया और फिर मैंने उनसे वो कहा जो आपने मुझे करने को कहा। फिर उन सब ने मिलकर शेष नागराज और शेष नागरानी को परेशान करना शुरू कर दिया। वो सब उन दोनों के हर कदम कदम पर मुश्किलियां खड़ी करते गए। फिर उनको दोनों को मुश्किली में देखना चाहती थी, इसलिए मैं उन दोनों को देखने गई। फिर मेरी नजर शेष नागराज पर गई। उनका गठीला शरीर, उनका सुंदर सा चेहरा, उनकी वो काली आंखें, उनकी शक्तियों और उनको लड़ाई करते हुए देख मेरा मन और हृदय दोनों ही उस शेष नागराज पर आ गया और उन पर मैं मोहित हो गई और उनको पाने की इच्छा मेरे मन में बस गई। इसलिए मैंने अपने मित्रों से कहा कि उन दोनों के जाने दे। उसकी बात सुनकर नागराज सुदीन ने गुस्से में कहा, क्या कहा तुमने? तुम उस शेष नागराज पर मोहित हो गई हो, तुम्हें उसे पाना है और इस चक्कर में तुमने उसको जाने दिया। मनबुद्धि, तुम्हें वहां मैंने उसको मारने के लिए भेजा था, ना कि उस पर मर मिटने के लिए। जिनमिनी, हाँ, आपने मुझे वहाँ शेष नागराज को मारने के लिए भेजा था, लेकिन मैं उनको चोट नहीं पहुँचा पाई। लेकिन अगर मैं उनको चोट पहुँचना चाहती भी तो भी उनका कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि उन्होंने उस मायावी वन की कितनी मुसीबतों का सामना किया था और मैं दूसरी मुसीबतें खड़ी करती तो वो उसमें से भी बाहर निकल जाते और एक न एक दिन उस वन से भी निकल जाते। उनके पास बहुत शक्तियाँ हैं और उनकी शक्तियों के सामने मेरी शक्तियाँ कुछ भी नहीं है, इसलिए हमें कुछ और सोचना चाहिए जिससे सांप भी न मरे और लाठी भी न टूटे। नागराज सुदीन, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? साफ साफ कहो। जिनमिनी, मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे शेष नाग वंश के राज्यों में जाने की इजाजत दीजिए, ताकि वहाँ जाकर मैं नागराज का हृदय जीत सकूं और उन्हें अपना बना सकूं। नागराज सुदीन, अभी भी तुम्हें उस शेष नागराज को पाना है। जिनमिनी, अगर मैंने शेष नागराज को पा लिया तो इसमें आपकी भी जीत होगी। नागराज सुदीन, वो कैसे? उनका सवाल सुनकर जिनमिनी ने उनको ऐसा कहा कि नागराज के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई और वो जोर जोर से हंसने लगे। ऐसा क्या कहा जिनमिनी ने जिससे नागराज सुदीन खुश हो गए? क्या जिनमिनी की नागराज को पाने की चाहत कहीं शिवी और नागराज को अलग न कर देगी, या नागराज और शिवी का साथ अटूट रहेगा? डन। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट। C827, कहाँ आप एक नागरानी और कहाँ मैं एक साधारण नागिन। वहीं जिनमिनी ने आगे कहा, मैं वहां जाकर नागराज को अपनी खूबसूरती में बहलाऊंगी और उसके बाद उन्हें अपना बनाऊंगी, और अगर मेरा और नागराज का मिलन हो जाएगा तो शेष वंश के जो नियम हैं नागराज के लिए वो टूट जाएंगे। फिर उनको नागराज के पास से हटा दिया जाएगा, उन्हें ना चाहते हुए भी अपना राज छोड़ना होगा, और उसके बाद आप नागेश राज्य में युद्ध का ऐलान करिएगा और युद्ध के बाद आप वहां के राजा बन जाएंगे और शेष वंश के नाग नागिन आपके कदमों में होंगे। नागराज सुदीन, तुम्हारा विचार तो अच्छा है, लेकिन करना इतना आसान नहीं है। वो शेष नागराज ऐसे किसी भी सुंदर लड़की को देखकर बहकने वालों में से नहीं है, और न ही वो महर्षि विश्वामित्र है जो स्वर्ग से आई अप्सरा को देख उस पर मोहित हो जाए। और दूसरी बात, वो विवाहित है और वो अपना विवाहित जीवन में किसी तीसरे को क्यों लाएगा? और उसकी पत्नी शेष नागरानी सोनमणि वो भी खूबसूरत है, तो वो अपनी पत्नी को छोड़ के तुम्हारे साथ रासलीला करने थोड़ी ना आएंगे।
जिनमिनी, सही कहा आपने कि वो विवाहित है और उसकी पत्नी भी खूबसूरत है। ये बात उसने दांतों को भींचते हुए कही थी। फिर उसके बाद फिर से कहा, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो विवाहित है इसलिए तो उनके नागराज के जो नियम हैं वो टूट जाएंगे जब मेरा और नागराज का मिलन होगा। और रही बात उसकी पत्नी शेष नागरानी की, तो उसे तो मैं एक चुटकी में ही अपने रास्ते से हटा दूंगी। और वैसे भी अभी उसकी शक्तियां भी काम नहीं करती है और 1-2 महीने तक वो शक्तियां वापस उसे प्राप्त नहीं होगी। इस बीच में नागराज को अपने रूप से मोहित कर दूंगी। नागराज, ठीक है, हम तुम्हें ये कार्य पूरा करने के लिए नागेश राज्य में जाने के लिए इजाजत देते हैं और सावधानी से वहां जाना और अपना जो भी कार्य है वो पूरा करके ही आना। जिनमिनी, शुक्रिया इजाजत देने के लिए, और मैं अपना कार्य पूरे किए बिना यहाँ वापस नहीं आऊंगी। फिर उसने नागराज सुदीन के पैर छुए तो नागराज सुदीन ने उसको आशीर्वाद दिया। फिर वहां से जिनमिनी ने अपना स्वरूप तितली में बदल लिया। वहीं दूसरी तरफ शिवी अपने कमरे में सिसकते हुए सो गई थी और वो अभी गहरी नींद में सो रही थी क्योंकि वो 2-3 दिनों से ठीक से सोई नहीं थी। तभी उसके कमरे में कोई आया और शिवी को उसने देखा। फिर वो शख्स शिवी के पैरों के पास बैठ गया और उसके पैरों को दबाने लगा। वहीं किसी के पैर दबाने की वजह से शिवी कसमसाई और उसकी नींद खुल गई और उसने सामने देखा तो पाया अनामिका उसके पैर दबा रही थी। अनामिका को देखकर शिवी ने अपना सिर उठाया और उससे कहा, ये तुम क्या कर रही हो और मैं कब से आई हुई हूँ, तुम अब तक कहाँ थी, अब आ रही हो मिलने? अनामिका, देख नहीं रखी हो मैं आपके पैर दबा रही हो नागरानी, क्योंकि मैं आपकी व्यक्तिगत दासी हूँ और जब आप आई तब मैं राजभवन के कुछ दूसरे कार्य कर रही थी, इसलिए आपसे मिलने नहीं आ पाई। शिवी, ये तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसे मुझसे बात क्यों कर रही हो? अनामिका, मुझे कुछ नहीं हुआ और ना ही मैंने कुछ ऐसी बात की जिससे आपको बुरा लगे। शिवी, भला मुझे क्यों तुम्हारी बातों का बुरा लगने लगा? और सबसे पहले तुम ये आप कहना बंद करो, तुम्हारे मुंह से इतनी इज्जत भरी बातें सुनकर मेरा सिर फट रहा है। अनामिका, ये आप क्या कह रही है? आप इस राज्य की नागरानी है तो आपको ही इज्जत दूंगी, ना कि किसी और को। शिवी, तुम ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? कोई नशा कर लिया है क्या, या तुम भूल गई कि हम दोनों दोस्त हैं जिनके बीच आप नहीं तुम होता है? अनामिका, हाँ, आप हमारी दोस्त है ये मैं नहीं भूली, लेकिन जब से आपका विवाह नागराज के साथ हुआ है तब से आप हमारी दोस्त नहीं बल्कि इस राज्य और शेष वंश की नागरानी बन चुकी है। कहाँ आप एक नागरानी और कहाँ मैं एक साधारण नागिन जो अब आपकी दासी है। अनामिका की बात सुनकर शिवी ने अपना सिर पकड़ लिया और कहा, पता नहीं इसे क्या हुआ है, ऐसी बातें कर रही है। लगता है जब मैं पूजा करने के लिए गई तब इसके सिर पर चोट लग गई, इसलिए ऐसी बातें कर रही है। वो आगे कुछ कहती उससे पहले उसे हंसने की आवाज आई तो उसने देखा कि अनामिका हंस रही थी। उसको हंसते देख शिवी की आंखें छोटी हो गई और वो अनामिका को घूरने लगी। और वहीं अनामिका को अपने पर शिवी की घूरती हुई नजरों को तपिश महसूस हुई तो उसने शिवी की तरफ देखा जो उसे ही घूर रही थी। उसको घूरता देख वो उसके पास आकर उसके बगल में बैठ गई और कहा, अब मुझे ऐसे क्यों देख रही हो तुम? इन तीखी नजरों से मेरी जान लेने का इरादा है क्या? शिवी, नहीं, फिलहाल तो तुम्हारी जान लेने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर दोबारा से ऐसा मजाक मेरे साथ किया तो पक्का जान ले लूंगी तुम्हारी। तुम्हें पता मैं कितना घबरा गई थी कि मेरी इतनी अच्छी दोस्त को क्या हुआ है जिसकी वजह से वह ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। अनामिका ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तो मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी, मैं देखना चाहती थी कि तुम्हें इतनी इज्जत दूंगी तो तुम क्या कहोगी, और देखा तुम कितनी घबरा गई थी। इतना कहकर वो वापस हंसने लगी और वहीं उसकी हंसते देख शिवी का मुंह बन गया। फिर उस कमरे के बाहर किसी ने नॉक किया तो अनामिका बेड से उतरकर साइड में खड़ी हो गई और शिवी ने कहा, जो भी है वो अंदर आ सकता है। शिवी की आवाज सुनकर जो दरवाजे पर खड़ा था वो अंदर आ गए तो शिवी ने देखा तो वो और कोई नहीं
बल्कि नीर और मीर थे। उन दोनों को अनामिका ने भी देखा था और फिर अचानक से उसकी नजरें नीर से मिली तो उसने उससे मुंह फेर लिया और वहीं साइड में खड़ी रही। और वहीं नीर ने जैसे ही यह देखा कि अनामिका ने उसको इग्नोर किया है तो उसने अपने मन में कहा, इसकी इतनी हिम्मत कि हमें नजरअंदाज करेगी, निकलने दो इसे इस कमरे की बाहर, उसके बाद इसे सबक सिखाऊंगा और फिर कभी हमें नजरअंदाज नहीं करेगी। फिर उसने मीर के साथ सबसे पहले शिवी के पैर छुए और कहा, कैसी रही आपकी पदयात्रा? हमने सुना है कि पदयात्रा के बीच एक मायावी वन आता है और उसमें जो भी जाता है वो आसानी से बाहर नहीं आ पाता, और आपने और भाई ने तो उस मायावी वन को पार कर लिया और पूजा करने वापस भी आ गए। शिवी, पदयात्रा अच्छी रही, और रही बात उस मायावी वन को पार करने की तो वो कार्य इतना मुश्किल भी नहीं था जितना हम सोचते हैं। अगर हम कोई कार्य करना ठान ले तो वो कार्य अवश्य पूरा हो जाता है। वैसे ही उस वन को पार करने के लिए भी आत्मविश्वास होना जरूरी था, जो मेरे और नागराज के पास भरपूर मात्रा में है। मीर, तो जब हमारा विवाह होगा तो हम भी ठान के ही उस वन में जाएंगे। और भाभी, क्या आप हमें उस वन के बारे में ज्यादा कुछ बता सकती है क्या, ताकि अगर भविष्य में हम वहां जाए तो हमें पता हो कि कैसी कैसी मुसीबत का सामना करना पड़े। शिवी, ठीक है, तो सुनो, सबसे पहले वहां तूफानी बवंडर आया और उस बवंडर में मैं और नागराज दोनों ही फंस गए थे। फिर उसने अपनी पदयात्रा की सारी घटनाएं जो उस मायावी वन में हुई थी नीर और मीर को बता दी, और वहां साइड में खड़ी अनामिका वो भी यह सब कुछ सुन रही थी। फिर उसने मन में कहा, हे शिव जी, मेरी दोस्त ने बहुत मुसीबतें झेली है तो उसका कुछ फल इसे दीजिएगा। इसे नागराज से कभी भी अलग मत करना वरना ये टूट जाएगी। वहीं नीर और मीर ने सारी घटनाएं सुनने के बाद कहा, हे भगवान, आपने और भाई ने कितनी सारी मुसीबतों का सामना किया और वो भी अकेले, हमें तो यकीन ही नहीं होता। शिवी, यकीन यो करना पड़ेगा क्योंकि यह सब कुछ हकीकत में हुआ था। फिर वहां से नीर और मीर चले गए और शिवी और अनामिका वापस में बातचीत करने लगे। वहीं दूसरी तरफ एक अंधेरी गुफा में बहुत सारे नाग अपने शरीर को गोल गोल घुमा रहे थे। थोड़े समय बाद वो अपने मानवीय स्वरूप में आ जाते और फिर वापस अपने नाग स्वरूप में बदल जाते, और उनको देखकर ऐसा लग रहा हो जैसे वह सारे सांप बहुत तड़प रहे हो, और वो सारे नाग तेज तेज आवाज भी निकाल रहे थे। हिस 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 हिस। तभी वहां कोई दूसरा शख्स आया और वो कोई और नहीं बल्कि शेष नागराज था। और नागराज को देखकर वो सारे नाग और तेजी से आवाज निकालने लगे जैसे कह रहे हो कि हमें जाने दो। उनकी आवाजें सुनकर नागराज ने अपनी डार्क वॉइस में कहा, हरगिज नहीं, मैं तुम सबकी कभी नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम सब मुझे उसके बारे में बताते नहीं हो। डान, आखिर नागराज इस अंधेरी गुफा में क्या कर रहा है? क्यों इन दूसरे नागों को बंदी बनाकर रखा है? और किस शख्स के बारे में जानना चाहता है? आखिर क्या रहस्य है नागराज का? प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट। CH28 अनामिका ने नीर को इग्नोर किया। वहीं नागराज उन नागों को अपनी जानलेवा नजरों से घूर रहे थे। फिर उन्होंने वापस कहा, जब तक तुम सब हमें उसके बारे में बताते नहीं हो तब तक मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, और ऐसे ही तड़पाऊंगा और इस कपूर की धूल को तुम सब पर छिड़का जाएगा। इतना कहकर वो वहां से चले गए। वहीं दूसरी तरफ राजभवन के बगीचे में से अनामिका फूल तोड़ रही थी और उन फूलों को एक टोकरी में रख रही थी। तभी किसी ने उसकी कलाई पकड़ी जिसकी वजह से वो फूलों की टोकरी नीचे गिर गई और वो सीधा उस इंसान के सीने से टकराई जिसने उसकी कलाई पकड़कर उसे खींचा था। तो उसने सामने देखा तो पाया मीर खड़ा था।
निर को देखकर वो चिढ़ गई और उससे अपना हाथ छुड़ाने लगी, लेकिन वो अपना हाथ नहीं छुड़ा पाई। उल्टा मीर ने उसका हाथ और भी ज्यादा टाइटली पकड़ लिया, जिसकी वजह से अब अपने हाथ पर दर्द होने लगा। फिर उसने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं राजकुमार निर, कृपया करके मेरा हाथ छोड़ दीजिए और हमें जाने दीजिए, क्योंकि नागरानी ने पूजा के लिए फूल मुझे लाने को कहा था और अगर देर हो गई तो यहाँ कोई आ जाएगा और आपको ऐसे मेरा हाथ पकड़े हुए देख उनके मन में गलत विचार आएगा, इसलिए मुझे जाने दीजिए। निर, ओ तो तुम्हें हमारी इज्जत की परवाह है, लेकिन हमें तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, इसलिए हमसे विनती कभी मत करना, क्योंकि हमें तुम पर जरा सी भी दया नहीं आती और इज्जत हमारी नहीं तुम्हारी बिगड़ सकती है, क्योंकि किसी ने तुम्हें हमारे साथ देखा तो हमारा ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तुम्हारा बहुत कुछ बिगड़ सकता है। हो सकता है तुम्हारा कभी विवाह न हो, इसलिए हमें सलाह मत दो कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अनामिका, ठीक है, लेकिन कृपया मेरा हाथ छोड़िए और अगर आपने नहीं छोड़ा तो हम नागराज और नागरानी से आपकी शिकायत कर देंगे। नीर, और तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम हमारी शिकायत नागराज और नागरानी से करोगी, तो जान लो कि उन दोनों का रिश्ता हमारे साथ है, ना कि तुम्हारे साथ, इसलिए तुम्हारी शिकायतों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अनामिका, कृपया करके ये तो बताइए कि आपने हमें पकड़ा क्यों है। निर, ये हुई ना समझदारी वाली बात, तो सुनो, तुमने हमको नजरअंदाज कैसे किया। अनामिका, मैंने कब आपको नजरअंदाज किया, बल्कि हम तो आपके सामने सिर झुका के रखते हैं। अनामिका की बात सुनकर निर ने अपनी आंखें छोटी कर ली और कहा, क्या कहा तुमने कि कब तुमने हमें नजरअंदाज किया, तो अपनी यादशक्ति पर जोर लगाओ और सोचो कि कब तुमने हमको नजरअंदाज किया। निर की बात सुनकर अनामिका सोचने लगी, फिर कहा, मुझे कुछ नहीं याद आया, आप ही कह दीजिए कि मैंने कब आपको नजरअंदाज किया। नीर, याद करो, जब सोनमणि भाभी के साथ तुम उनके कक्ष में थी, तब मैं नीर के साथ उस कक्ष में आया था, तब तुमने हमें देखकर मुंह फेर लिया था, याद करो। निर की बात सुनकर अनामिका को कुछ वक्त पहले की घटना याद आ गई और उसने कहा, वो हमने आपको देखकर मुंह नहीं फेरा था। निर, हमने हमारी इन्हीं आंखों से देखा था कि तुमने हमें देखकर ही मुंह फेरा था, इसलिए इस बात को इनकार मत करो और मान लो कि तुमने हमें नजरअंदाज किया और फिर हमसे माफी भी मांगो। निर की बात सुन अनामिका की आंखें छोटी हो गई और अब वो निर को घूरने लगी। क्या कहा आपने कि मैं आपसे माफी मांगू? एक तो पहले आप ये कहते हो कि आपसे दूर रहूं, और जब मैं आपसे दूरी बना रही हूँ तो आप मुझसे यह कह रहे हैं कि मैं आपको नजरअंदाज कर रही हूँ, और इस बात के लिए मैं आपसे माफी मांगू तो अब ये मुझसे नहीं होगा, क्योंकि आपकी इज्जत करते करते मैं थक गई। अब मैं आपकी कोई इज्जत नहीं करने वाली और ना ही आपसे कोई माफी मांगने वाली हूँ। इतना कहकर उसने अपने दांतों से नीर के उस हाथ पर काट लिया और अचानक काटने की वजह से नीर ने उसका हाथ तुरंत छोड़ दिया, और इस बात का फायदा उठाते हुए अनामिका वहां से अपना दौड़कर राजभवन में चली गई। वहीं निर उसे जाते हुए घूर रहा था और फिर उसने अपने हाथ की तरफ देखा जहां अनामिका ने काटा था। वहीं अब अनामिका राजभवन में आ चुकी थी और उसने अपने हाथ की तरफ देखा जहां मीर ने उसको पकड़ा था, और अभी उस जगह पर लाल निशान पड़ गए थे। वहीं राजभवन में नागराज आ चुके थे और अभी इस वक्त नागराज अपने पिता वासु के कमरे में थे और अभी उन दोनों के बीच बातचीत चल रही थी। सुधीर जी, हमने तुमसे पहले ही कहा था कि इसकी सुरक्षा के प्रबंध में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तो हमारे राज्य की गुप्त जानकारी दूसरे राज्यों को कैसे पता लगी? नागराज, हमने अपने राज्य की सुरक्षा में कोई कमी नहीं रखी और ये गुप्त जानकारी तब दूसरे राज्य में पहुंची जब हम सोनमणि के साथ पदयात्रा पर गए थे, और इस वक्त का फायदा उठाकर दूसरे राज्य के गुप्तचर यहाँ आए और हमारी गुप्त जानकारी चोरी कर ली। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अब ऐसा हम दोबारा कभी नहीं होने देंगे। सुधीर जी, ठीक है, अब भोजन करने चलते हैं। फिर वो दोनों भोजन कक्ष की तरफ चले गए और सबने भोजन कर लिया और अपने अपने कमरे में चले गए थे।
वहीं शिवी अपने कमरे में लेटी हुई थी और आंख बंद कर सोने की कोशिश कर रही थी। तभी वहां नागराज आ गए और नागराज की आने की आहट सुनकर उसने तुरंत कसके अपनी आंखें बंद कर ली और चादर से सिर ढककर सोने के एक्टिंग करने लगी। वहीं नागराज शिवी को देख रहे थे। फिर वो भी बिस्तर पर लेट गई और शिवी की तरफ करवट ली और उसके करीब जाकर उसको पीछे से अपनी बाहों में भर लिया तो शिवी ने डर के मारे अपनी आंखें नहीं खोली और सोने की कोशिश करने लगी। फिर नागराज ने शिवी के सिर के ऊपर से चादर हटा दिया। फिर उन्होंने सबसे पहले शिवी के बालों में किस किया और फिर उसके कान पर किस किया और हल्की आवाज में उसके कान में कहा, तुम सोने का नाटक बहुत बुरा करती हो, इसलिए अब सोने का नाटक करना बंद करो। जैसे ही शिवी ने नागराज की बात सुनी उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और वापस बंद कर ली। वहीं अब नागराज भी शिवी को अपनी बाहों में भरकर सो गए। क्या शिवी और नागराज की कहानी के साथ अनामिका और निर की भी कहानी जुड़ेगी या वो दोनों के जीवन की कहानी की सिरा अलग हो जाएगा? दान C129 जिनमिनी का नाग नागेश राज्य में प्रवेश करना। वहीं सुबह होने वाली थी इसलिए अभी अंधेरा था और उसी अंधेरे में बहुत सारी तितलियां उड़ती हुई नागेश राज्य प्रवेश द्वार की तरफ आ रही थी। और जैसे ही वो सारी तितलियां प्रवेश द्वार को पार करने लगी उन तितलियों को जोर का बिजली का झटका लगा और वो सारी तितलियां इकट्ठा हो गई और मानव स्वरूप में बदल गई तो वो कोई और नहीं बल्कि जिनमिनी थी। और फिर उसके मुंह से एक आ निकली और कहा, इन शेष नागों ने सुरक्षा के लिए कितना प्रबंध करके रखा है और इस प्रवेश द्वार पर 440 वोल्ट का बिजली का करंट लगा कर रखा है। लगता है इंसानों को देखकर ही ये बिजली लगाई है इस द्वार पर। मुझे कितनी जोर से लगा, अब मैं इस राज्य के अंदर कैसे जाऊं? कुछ तो सोचना पड़ेगा वरना मेरा षड्यंत्र विफल हो जाएगा। उसके बाद वो कुछ सोचने लगी और फिर उसे प्रवेश द्वार के पास एक 4-5 सिपाही दिखाई दिए। उन सिपाहियों को देखकर उसके होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने सबसे पहले अपना रूप बदला और साथ साथ अपने कपड़े भी बदले जो पुराने और फटे हुए थे। दिखने में वो अभी किसी गरीब बूढ़ी औरत की तरह लग रही थी। फिर उसने एक कंबल ओढ़ लिया, हाथ में एक लाठी पकड़ ली और फिर उस प्रवेश द्वार की तरफ गई जहां सिपाही खड़े थे। फिर उसने बूढ़ी औरत की आवाज में कहा, कोई है? कृपया इस द्वार को खोल दीजिए, मुझे अपने घर जाना है। किसी बूढ़ी नागिन औरत की आवाज सुनकर वो सिपाही प्रवेश द्वार के पास आए तो उन्होंने देखा द्वार के दूसरी तरफ एक बूढ़ी नागिन खड़ी थी जो लाठी के सहारे खड़ी थी। फिर उन सिपाहियों में से एक सिपाही ने कहा, आप कौन है और द्वार के उस पार क्या कर रही है? जिनमिनी, वो मैं पड़ोसी राज्य में गई थी और आज वापस आई हूँ और मैं जब द्वार से प्रवेश कर रही थी तो मुझे बिजली का झटका लगा, तो कृपया करके उस द्वार को खुद दीजिए ताकि मैं अपने घर जा सकूं। सिपाही, लेकिन हम ये द्वार नहीं खोल सकते क्योंकि नागराज ने हमें सख्त आदेश दिया है कि किसी भी संजोग में उनसे पूछे बिना प्रवेश द्वार नहीं खोलना ही, इसलिए हमें माफ कीजिए। जिनमिनी, तो आप सब मुझे राज्य में प्रवेश नहीं करने देंगे? मुझे मेरे घर जाना है, अपने परिवार से मिलना है, कृपया मुझे जाने दीजिए। जिनमिनी की बात सुनकर वो सिपाही वापस में बातें करने लगे और फिर उनमें से एक नाग वहां से कहीं चला गया। वो सिपाही राजभवन में गया और वो नागराज से मिलता उससे पहले उसकी मुलाकात अवंतिका देवी से हो गई। तो अवंतिका देवी ने प्रश्न पूछा, आप अभी सुबह के वक्त क्या कर रहे हैं? आप तो मुख्य प्रवेश द्वार के सिपाही हो ना? सिपाही, हाँ, और मुझे अभी नागराज से मिलना है। अवंतिका देवी, क्यों? फिर उस सिपाही ने बूढ़ी नागिन यानी जिनमिनी के बारे में बता दिया तो अवंतिका देवी ने कहा, यह बात है तो उस बूढ़ी नागिन को द्वार पर क्यों खड़ा रखा है? उसे राज्य में प्रवेश करने दो, हम तुम्हें ये आदेश देते हैं। सिपाही, लेकिन नागराज। अवंतिका देवी, उसकी चिंता आप मत कीजिए, मैं वत्सु को बता दूंगी, आप जाइए।
अवंतिका देवी की बात सुन वो सिपाही वहां से चला गया और थोड़ी देर बाद वो प्रवेशद्वार की तरफ आया और अपने साथी सिपाहियों से कहा, इनको अंदर आने की इजाजत मिल चुकी है, इसलिए ये अब राज्य में प्रवेश कर सकती है। बाकी सिपाहियों ने उसकी बात सुन सिर हिलाया और उस प्रवेशद्वार को खोल दिया और उस बूढ़ी नागिन यानी जिनमिनी को राज्य में प्रवेश करने दिया। फिर जिनमिनी ने उन सिपाहियों से कहा, शुक्रिया सपोलो। फिर वो मुड़ गई और अभी उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी और उसने वहां से चलते चलते मन में कहा, और नागराज, आपके ये तुच्छ से सिपाही बहुत भोले हैं, इसलिए मुझे राज्य में प्रवेश करने दिया। अब आपकी और मेरी मुलाकात जल्द ही होने वाली है, इसलिए सावधान रहिएगा। हाँ 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 हाँ। इतना कहकर वो मन ही मन हंसने लगी। फिर किसी गुप्त जगह जाकर उसने अपना तितलियों वाला स्वरूप ले लिया और वो एक ही बार में बहुत सारी तितलियां में बदल गई और वो तितलियां राज्य की अलग अलग जगहों के तरफ उड़ गई। वहीं अब सुबह हो चुकी थी। नागराज का कमरा। शिवी इस वक्त उठ चुकी थी और वो नागराज की बाहों में से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो छूट नहीं पा रही थी। फिर उसने मन में कहा, अरे किस पिंजरे में फंस गई, इनकी बाहें मुझे बेड़ियों की तरह लग रही है और इनका बदन तो लोहे की तरह ही है। मुझे अभी नहाने जाना है और लेट हो गई तो अवंतिका आंटी और राजमाता डांटेगी, और ये तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अगर इनको सोना है तो सोए, मुझे क्यों जबरदस्ती अपने साथ सुला के रखा, और उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे इनकी आदत न पड़ जाए और ये आदतें मुझे मेरे मंजिल से दूर कर देगी। जल्द से जल्द मुझे नागमणि को ढूंढना है और यहाँ से लेकर जाना है, और इसके लिए सबसे पहले मुझे यहाँ से उठना होगा। अब क्या करूँ? फिर उसने कुछ सोचा और वो मुस्कुराई। फिर उसने अपनी पोजीशन चेंज की। पहले नागराज ने उसको पीठ से बाहों में भरा था, अब वो करवट बदलकर नागराज के सीने से लग गई और फिर वो अपने हाथों से नागराज को गुदगुदी करने लगी। गुदगुदी की वजह से नागराज की नींद टूट गई और उन्होंने अपनी आंखें खोली तो सामने शिवी का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दिया। तो उन्होंने झटके से करवट बदल ली और शिवी को अपने नीचे कर लिया और फिर शिवी को होठों से अपने होठ जोड़ लिए और शिवी को किस करने लगे। वहीं नागराज के अचानक ऐसा करने से शिवी मुस्कुरा रही थी। अब उसके चेहरे के भाव बदल चुके थे और वो सिर इधर उधर कर रही थी, लेकिन नागराज ने अपना एक हाथ शिवी के सिर के पीछे रखा था ताकि शिवी अपना चेहरा घुमा न पाए, और उनका दूसरा हाथ शिवी के पेट पर था और उन्होंने शिवी की नाभि में उंगली डाली तो शिवी छटपटा उठी और उसके मुंह से आह निकल गई और वो अब अपने हाथों से नागराज के हाथ को अपने पेट पर से हटा रही थी। फिर थोड़ी देर किस करने के बाद नागराज ने शिवी के होठों से अपने होठ अलग कर दिए और खड़े हो गए। फिर शिवी ने सांस लेते हुए कहा, सुबह सुबह ये सब कौन करता है? नागराज, मैं करता हूँ, क्योंकि तुमने अभी स्नान नहीं किया है इसलिए, और तुम स्नान कर लेती और उसके बाद में यह सब करता तो तुम अशुद्ध हो जाती, इसलिए अभी कर लिया। और फिर बिना आगे कुछ कहे वो वहां से चले गए। वहीं शिवी ने कहा, बिना ब्रश करे किस कौन करता है? फिर अपने आप को जवाब देते हुए कहा, करता है न, नागराज करते हैं। जिनमिनी का नागेश राज्य में प्रवेश करके आ चुकी है, तो अब वो नागराज और शिवी को अलग करने के लिए कौन कौन से षड्यंत्र रचती है? क्या शिवी और नागराज जिनमिनी के षड्यंत्र से बच पाएगी या है षड्यंत्र में फंस जाएंगे? जिनमिनी का शिवी से जलना। प्लीज लाइक। राजभवन में सबने स्नान करके नाश्ता कर लिया था। वासुजी, नागराज, नीर और मीर राज दरबार में चले गए और अवंतिका देवी राजमाता अपने अपने काम में लग गई। वहीं शिवी आज अनामिका और सिपाहियों के साथ राज्य परिभ्रमण करने के लिए निकली थी। वो नागेश राज्य की अद्भुत जगहों पर जाने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ जिनमिनी राजभवन के पास पहुंच चुकी थी। वो अभी तितलियों के रूप में थी। फिर वो सारी तितलियां इकट्ठा होकर एक मीडियम साइज की तितली बन गई। फिर जिनमिनी राजभवन के अंदर जाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन वो अंदर जा पाती उससे पहले अदृश्य कवच ने उसको वहीं रोक लिया और अंदर जाने नहीं दिया। और ये देखकर जिनमिनी ने तितली के स्वरूप में ही कहा,
ये कैसा अदृश्य कवच है जिसे मैं पार नहीं कर सकती। अब मैं राजभवन में कैसे जाऊंगी? कुछ उपाय सोचना पड़ेगा। फिर वो वहाँ पर एक पौधे के फूल पर बैठ गई और उस फूल का रस चूसने लगी। वहीं शिवी राज्य के सबसे पुराने पेड़ के पास आई थी और वो पेड़ राज्य का सबसे बड़ा और ऊंचा पेड़ था। उस पेड़ को शिवी बार बार ऊपर से लेकर नीचे तक देख रही थी क्योंकि उसने आज तक इतना बड़ा पेड़ नहीं देखा था। और फिर उसने कहा, ये तो कितना ऊंचा पेड़ है, हमने तो आज तक ऐसा पेड़ नहीं देखा था। अनामिका, तो यहाँ देख लो क्योंकि दोबारा देखने को मिले या न मिले। शिवी, बिल्कुल सही कहा। वैसे अभी और कौन कौन सी जगह है जो अनोखी है? अनामिका, बहुत सारी अभी जगह बाकी है जहां आप जाएगी तो आपके होश ही ठिकाने पर नहीं रहेंगे। शिवी, ठीक है, चलो दूसरी जगहों पर चलते हैं। फिर वो दोनों और सिपाही दूसरी जगहों पर घूमने चले गए। वहीं शाम हो चुकी थी। शिवी अलग अलग जगह पर घूम घूम के थक चुकी थी और वो अब वापस राजभवन में जा रही थी। वहीं अभी तक जिनमिनी उसी पौधे पर बैठी हुई थी। तब उसकी नजर शिवी पर पड़ी जो राजभवन में प्रवेश करने वाली थी। शिवी को देखकर उसके मन में एक विचार आया और मन ही मन कहा, अब तुम ही मुझे अपने पति तक पहुंचाओगी। फिर वो तुरंत उड़ते हुए शिवी के कंधे पर बैठ गई और उस तितली को देखकर अनामिका ने शिवी को चिढ़ाते हुए कहा, ऐसा कौन सा इत्तर लगाया है जिसकी खुशबू सूंघकर ये तितली तुम्हारे कंधे पर बैठ गई? लगता है इसी इत्तर की खुशबू की वजह से नागराज तुम्हारे पास खींचे चले आते होंगे। उसकी बात सुनकर शिवी को रात और सुबह का किस्सा याद आ गया और उसने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कोई इत्तर नहीं लगाया, इसलिए ऐसे विचार अपने मन में मत लाओ। अनामिका, ओह, तो तुम्हारे शरीर की खुशबू से ही नागराज तुम्हें पहचान लेते हैं और तुम्हारे पास खींचे चले आते हैं और ये सब देखकर पता चल रहा है कि तुम दोनों के बीच कितना प्यार है। अनामिका की बात सुनकर वो थोड़ी शर्मा गई लेकिन उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। वहीं उन दोनों की बातें सुनकर जिनमिनी को शिवी से जलन हो रही थी और वो इरिटेट भी हो रही थी। फिर उसने मन में कहा, एक बार नागराज को अपना बना लूं, उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से दूर फेंक दूंगी सोनमणि, क्योंकि मैं कांटों को अपने साथ नहीं रखती। वहीं शिवी राजभवन के अंदर अब प्रवेश कर चुकी थी लेकिन उसके कंधे पर बैठी हुई तितली यानी जिनमिनी को कुछ नहीं हुआ और वो भी शिवी के साथ अंदर आ गई। और जैसे ही राजभवन के अंदर प्रवेश किया तुरंत जिनमिनी शिवी के कंधे पर से उठकर राजभवन के गार्डन में चली गई और वहां पर लगे गुलाब पर बैठ गई और गुलाब का रस चूसने लगी और मन में कहा, अब यहाँ आ चुकी हूँ, बहुत जल्द इस राजभवन के अंदर जाऊंगी और उसके बाद नागराज के कमरे में फिर उनके बिस्तर पर। लेकिन उससे पहले अपने रास्ते के कांटे यानी उस सोनमणि को अपने रास्ते से हटाना होगा और फिर मैं नागराज के दिल में अपनी जगह बनाऊंगी। और फिर वापस गुलाब का रस चूसने लगी। वहीं राजभवन में सब ने रात का खाना खा लिया था और सब अपने अपने कमरे में चले गए थे। वहीं पूरा दिन घूमने के कारण वो मेसी हो गई थी, इसलिए वो अभी नहा रही थी झरने के किनारे, जहां अभी कोई नहीं था, बस अकेली शिवी थी। वो झरना खास राज परिवार के सदस्यों के लिए वहां बनाया गया था। उस झरने को एक नदी से कनेक्ट किया हुआ था, उसी नदी का पानी उस झरने में गिर रहा था। वहीं नहाते नहाते अपने मन में सोचा, आज का सारा दिन बर्बाद हो गया। मुझे लगा कि अगर मैं इस राज्य की जगह जगह घूमूंगी तो मुझे नागमणि का पता मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पता नहीं इन नागलोक वासियों ने नागमणि कहाँ छुपा कर रखी है। कैसे भी करके पता लगाना होगा कि नागमणि कहाँ है। फिर उसने अपने कपड़े चेंज किए और सीधा अपने कमरे में चली गई। वो जब कमरे में पहुंची तो देखा कि नागराज एक पतली पत्तों से बनी हुई किताब पढ़ रहे थे, तो वो बिना कुछ कहे बेड पर लेट गई। वहीं नागराज जो वो किताब पढ़ने में व्यस्त थे, तब उन्होंने ताज़ी खुशबू सूंघी और उनका ध्यान भटक गया और फिर उनका ध्यान उस ताज़ी खुशबू पर गया, मतलब शिवी पर उनका ध्यान गया तो उनकी नज़र शिवी पर ठहर ही गई। आज शिवी हर रोज से थोड़ी अलग दिख रही थी।
नहाने की वजह से उसका पूरा शरीर थोड़ा थोड़ा गुलाबी हो गया था और उसके शरीर से आती ताज़ी खुशबू वो और भी उसकी तरफ आकर्षित कर रही थी। वहीं इन सब से देखकर शिवी अपने मन में बहुत सारे विचार लिए सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी नींद तो कोसों दूर चली गई थी क्योंकि उसे नागमणि का पता नहीं मिला था और उसे अपने घर जाने की भी चिंता हो रही थी और वो अपने परिवार के बारे में भी सोच रही थी कि वो वहाँ नहीं है तो उसका परिवार उसके बारे में क्या सोच रहा होगा वगैरह वगैरह। वहीं नागराज की नज़र उस पर ही थी, तभी उन्होंने अपनी किताब बंद की और उसे दराज में रखते हुए बेड की तरफ आ गए और फिर शिवी की दूसरी साइड लेट गई और उन्होंने आज भी शिवी को पीछे से अपनी बाहों में फर लिया और उसके कान में कहा, वाह, आज तो तुम्हारे इस शरीर से बहुत ताजगी भरी खुशबू आ रही है, लगता आज रात कुछ करने का इरादा है तुम्हारा। और फिर शिवी के कान पर किस कर लिया। वहीं अचानक से नागराज के स्पर्श को महसूस करना और इनकी ये बात सुनकर शिवी तुरंत होश में आई, लेकिन इस बार उसने अपने आप को उनकी बाहों में से निकालने की कोशिश नहीं की बल्कि वो आंख बंद करे उनकी बाहों में सोने की कोशिश करने लगी। वहीं अपनी बात का जवाब न मिलते देख नागराज ने फिर से शिवी के कान में कहा, तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन शिवी ने कुछ नहीं कहा, वो शांति से अपनी आंखें बंद करे लेती रही और अपने मन में कहा, आज तो मैं आपको अपनी मनमानी नहीं करने दूंगी। कल रात और आज सुबह आपने बहुत मनमानी कर ली, मेरी बिना परमिशन के मुझे किस कर लिया और अब फिर से नहीं। आज तो मैं आपकी बाहों में से निकलने की कोशिश भी नहीं करेंगी क्योंकि आप तो मुझसे हिलते भी नहीं हो और इतनी मजबूती से मुझे अपनी बाहों में भरते हो कि मैं निकल ही ना पाऊं और मुझे छटपटाते देख आपको तो बहुत मजा आता है, इसलिए वो मजा भी नहीं मिलेगा। आज आप ऐसे ही मुझे बिना परेशान किए रहिए, इससे आप खुद परेशान हो जाएंगे और फिर मुझे खुशी मिलेगी। अब जितनी कोशिश करनी है कर लीजिए, आज तो मैं जागने नहीं वाली। इतना कहकर वो वापस सोने की कोशिश करने लगी। फिर थोड़ी देर में उसे नींद आ गई और वो गहरी नींद में चली गई। वहीं नागराज ने शिवी को पलट के उसके चेहरे को अपने सामने कर लिया था और वो सोती हुई शिवी को घूर रहे थे और फिर उन्होंने शिवी के माथे पर किस किया और कहा, आज तो तुम बच गई लेकिन कल मैं तुम्हें बचने नहीं दूंगा। इतना कहकर नागराज ने शिवी को अपने सीने से लगाया और आंख बंद करके सो गए। वहीं दूसरी तरह जिनमिनी गार्डन में थी और रात के गहरे अंधेरे में वो अपने मानव स्वरूप में बदल गई और फिर वो अपनी तीखी नजरों से पूरे राजभवन को देख रही थी और फिर कहा, आज तो इस काली रात में मैं इस राजभवन के बाहर हूँ, लेकिन बहुत जल्द ही इसी काली रात में मैं इस राजभवन के अंदर होऊंगी और वो भी छुप छुप कर नहीं बल्कि अपने पूरे अधिकार से। फिर उसने ऊपर की मंजिलों को देखकर कहा, दिन को तो नागराज के दर्शन नहीं हुए लेकिन रात को तो मैं कर सकती हूँ ना। इतना कहकर वो फिर से तितली बन गई और उड़कर नागराज के कमरे की खिड़की को ढूंढने लगी। फिर उसे एक खिड़की के अंदर से नागराज की तस्वीर दिखी तो वो उस खिड़की के पास आ गई और अंदर का नजारा देखकर वो जल भून गई क्योंकि कमरे के अंदर नागराज शिवी को अपने सीने से लगाए रखे सोए हुए थे। उन दोनों को ऐसे देखकर वो तितली बनके वापस गार्डन में आ गई और दांत पीसकर उसने कहा, लगता है उस सोनमणि ने अपने हुस्न का जादू नागराज पर चलाया है, तभी तो हर वक्त उसके साथ चिपके रहते हैं। कैसे भी करके सबसे पहले उस सोनमणि का जादू नागराज पर से हटाना होगा, उसके बाद ही मैं अपना जादू उन पर चला पाऊंगी। लेकिन इन सब से काम नहीं होगा। उस सोनमणि को सिर्फ नागराज से ही नहीं बल्कि इस पूरे राज परिवार से अलग करना होगा, तभी वो उस राजभवन से निकलेगी। अब कल से मैं उस सोनमणि की जिंदगी में इतनी सारी मुसीबतें खड़ी करूंगी जब तक वो खुद ये राजभवन क्या ये राज्य ही छोड़कर अपने राज्य चले जाएं और अपनी माँ का पल्लू पकड़ ले। मैं आ गई हूँ सोनमणि, अब मुझसे बच के दिखा। हाँ हाँ हाँ, इतना कहकर वो धीरे धीरे हंसने लगी। अब ये जिनमिनी सोनमणि यानी शिवी की जिंदगी में कौन कौन सी नई मुसीबतें खड़ी करने वाली है? क्या शिवी उन मुसीबतों का सामना कर पाएगी या हार मानकर नागलोक छोड़कर चली जाएगी? डन। प्लीज लाइक शेयर कमेंट।